हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठाकुर मेंशन। जन्नत होटल से सीधा ठाकुर मेंशन वापस आई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शेखावत मेंशन जाने की। जैसे ही वो ठाकुर मेंशन में आई तो वही हाल में खड़ी हुई मन्नत की नज़र दरवाजे पर गई और जन्नत को अंदर आते हुए देख हैरान रह गई। जन्नत उनके पास आई और अपनी नज़रें चुराने लगी। मन्नत ने उसे यूं देखा तो तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ जन्नत? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? जन्नत बिना मन्नत की तरफ देखे ही बोली, मम्मा क्या मैं अपने रूम में जाऊं? मुझे अपने रूम में थोड़ा सा काम है। मेरा मतलब है मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है जो मुझे अभी चाहिए। मैं आपसे बाद में बात करूं? उसे यूं देखकर मन्नत की हैरानी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो जल्दी से बोली, ठीक है, तुम अपने रूम में चली जाना, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मतलब तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे ये बिखरे बाल, ये सब क्या है? कुछ हुआ है क्या जन्नत? किसी ने तुमसे कुछ कहा? कहीं अहान तो तुमसे कुछ? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जन्नत तुरंत बोली, नहीं मम्मा, अहान ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे अपने कॉलेज जाना है। आज मेरी फ्रेशर पार्टी के लिए प्रैक्टिस है ना, तो उसके लिए ही मैं ऐसे रेडी हुई हूँ। अब मैं अपने रूम में जाऊँ क्या? मुझे बहुत अर्जेंट काम है मम्मा। मैं अभी आपसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलते हुए वो हड़बड़ा रही थी। वो तुरंत भागकर अपने रूम में चली गई और मन्नत बस उसकी तरफ देखती रह गई। आज तक उसने जन्नत को इस हाल में तो कभी नहीं देखा था। वहीं जन्नत जो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी, वो जैसे ही अपने कमरे में आई उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिरी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से भागते हुए अपने कमरे में आई थी। उसने अब गिरते ही अपने पेट पर अपना हाथ रखा। ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से लबालब आंसू गिर रहे थे और आंखों के सामने कल रात का सीन चल रहा था। अब हल्की हल्की धुंधली तस्वीर उसकी आंखों के सामने चलने लगी थी। अहान और उसके बीच हुई इंटीमेसी के पल उसके दिमाग में एक बार फिर से चलने लगे थे। जन्नत गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर अहान यहाँ पर आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं होटल में क्या करने गई थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? और ऊपर से मेरा नशे में होना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या बात करूंगी। कहीं वो मुझे डिवोर्स तो नहीं दे देंगे ना? और ऊपर से ये दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा? ये बोलते हुए वो पूरी तरह नीचे ज़मीन पर लेट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अहान अपनी गाड़ी में था और शेखावत मेंशन जा रहा था। जैसे ही वो शेखावत मेंशन पहुंचा, वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में जाने लगा। तभी अति ने उसे रोका और बोली, अहान तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? और तुम अकेले क्यों हो? जन्नत कहाँ है? पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों के बीच ये सब क्या चल रहा है? अहान गुस्से से बोला, फिलहाल मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ बेबी डॉल, इसलिए प्लीज़ फिलहाल मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अति तुरंत बोली, लेकिन मुझे जन्नत के बारे में तो बताओ ना, जन्नत कहाँ है? अहान अब चिल्लाकर बोला, नहीं पता मुझे जन्नत कहाँ पर है। ठेका नहीं ले रखा उसका मैंने, जो हर बार उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखूं। वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, क्यों जाती है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसकी अपनी लाइफ है जो वो अपने हिसाब से जीना चाहती है, तो मैं उसकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करूं? अति उसके इस तरह चिल्लाने से एकदम हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, ये सब क्या बोल रहे हो तुम अहान? वो बीवी है तुम्हारी? अहान व्यंग्य से हंसा और बोला,
ओह रियली? वो मेरी बीवी है? वो मेरी बीवी होकर दूसरों के साथ होटल में अपनी नाइट स्पेंड करने की प्लानिंग कर रही है और मैं यहाँ पर पागलों की तरह उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा और वो वापस मेरे पास आएगी। मैं ही पागल था जो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वो तो प्यार के लायक है ही नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज़ डिज़र्व करती है और वो है सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। ठीक है, तो उसे मेरी नफ़रत चाहिए ना, तो मैं अब उसे अपनी नफ़रत ही दूंगा। उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जश्न, तक्षक और आरजू भी वहां पर आ चुके थे। जब उन्होंने अहान की बातें सुनी तो वो एकदम हैरान रह गए। आरजू अहान की तरफ देखते हुए बोली, ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो अहान? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। जन्नत ऐसी लड़की नहीं है। अहान अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ, गलत फहमी ही हुई है मुझे, जो मैंने उसे बिल्कुल सिंपल सी लड़की समझा। यू नो व्हाट स्नोफ्लेक, जब मेरी उससे शादी हुई थी ना, तब मुझे लगता था कि वो जितनी मासूम बनती है ना, उतनी मासूम है ही नहीं। लेकिन जब मैंने उसके साथ रहना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो सच में मासूम ही है। इसलिए मेरा दिल उसके लिए पिघलने लगा था। लेकिन अब जाकर समझ आया कि उसके जितनी चालाक लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। एक तरफ उसे मैं भी चाहिए हूँ और दूसरी तरफ वो बाकी लड़कों के साथ होटल में रंगरलियां मनाती फिर रही है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आरजू ने तुरंत उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वो गुस्से से बुरी तरह कांप रही थी और जैसे ही अहान को वो थप्पड़ लगा, उसका चेहरा गुस्से और नफरत से एकदम कांपने लगा। वो बड़ी बड़ी आंखों से आरजू की तरफ देख रहा था और वो दांत पीसते हुए बोला, आज आपने हद कर दी स्नोफ्लेक। सच में आज आपने हद कर दी। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चला गया। वहीं आरजू अपनी जगह पर खड़ी सुन रह गई। वो कैसे जन्नत के बारे में ये सब बातें सुन सकती थी, जब उसे जन्नत पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकती। अहान से वो कितना प्यार करती है, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो कैसे वो अहान की इस तरह की घटिया बातें जन्नत के लिए सुन सकती थी? जश्न अति की तरफ देखते हुए बोला, जन्नत है कहाँ पर? अति ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, फिलहाल मुझे खुद नहीं पता जन्नत कहाँ है। मैं ठाकुर मैंशन फ़ोन करती हूँ। ये बोलकर वो टेबल की तरफ चली गई जहाँ पर फ़ोन रखा था। तक्षक आरजू की तरफ देख रहा था। वो उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, प्लीज़ काम डाउन स्नोफ्लेक। आरजू तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, अहान जन्नत के बारे में ये सब कैसे बोल सकता है मिस्टर ड्रीम? वो लड़की सच में अहान से प्यार करती है, लेकिन अहान उस पर इस तरह के इल्ज़ाम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रहे अहान पर गई, जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें उसका लैपटॉप और बाकी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया। आरजू तुरंत उसके पीछे पीछे आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, ये तुम कहाँ जा रहे हो अहान? अहान ने गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़ाया और बोला, आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी मिसेस आरजू शेखावत? मुझे तो लगा आपको अपनी डॉटर इन लॉ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं? ये तो आप अपनी डॉटर इन लॉ से सवाल कीजिए। जाकर उसके बारे में देखिए कि वो कहाँ है या नहीं। मेरे बारे में फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बातें सुनते हुए तक्षक गुस्से से बोला, शट अप अहान, ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो? माना स्नोफ्लेक ने तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे इस तरह की बदतमीजी करोगे। तुमने जन्नत के बारे में जो कुछ कहा वो सब कुछ बहुत ज़्यादा घटिया था। तुम्हें अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही।
बल्कि तुम स्नोफ्लेक पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अहान सार्कास्टिक वे में बोला। इल्ज़ाम? मैंने कौन सा इल्ज़ाम लगाया? मैंने आपकी बीवी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया मिस्टर तक्षक शेखावत। मैंने सिर्फ अपनी बात कही है, और वैसे भी आपसे मैं क्या ही उम्मीद करूं? आपको अपनी बीवी के अलावा कभी कुछ और दिखाई दिया ही नहीं। बस आपको हमेशा वही सही लगी है, तो अभी आपके लिए वही सही होगी। लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। वो भी जो आप लोगों ने किया, और वो भी जो मेरी सो कॉल्ड वाइफ ने किया। आप लोगों को उसकी तरफदारी करने का इतना ही शौक है ना, तो आप लोग करिए उसकी तरफदारी। लेकिन अब मुझे भूल जाइएगा, क्योंकि अब से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। ये बोलकर अहान तुरंत वहाँ से चला गया। जसन चुपचाप उसे देख रहा था। वो जानता था कि अहान का गुस्सा बिल्कुल उसके जैसा है, जो ऐसे आसानी से ठंडा नहीं हो सकता। अहान घर से बाहर जा चुका था, और सब लोग बस उसे बाहर की तरफ जाते देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन, अमानत और रेयान दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी आरुषि रेयान के पास आई और बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना भाई? मैंने आपको बताया था ना, मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आपको मेरे साथ कॉलेज चलना होगा। रेयान, जो अमानत को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा रहा था, वो आरुषि की तरफ देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, बस मैं अमानत को ब्रेकफास्ट करा दूँ, उसके बाद चलते हैं। उन दोनों को देखकर आरुषि मुस्कुराई और बोली, वैसे भाभी, आपके तो मज़े हैं। मतलब भाई बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं आपको। आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा ना? हैं? ऐसा प्यार करने वाला पार्टनर किसी किसी को ही मिलता है। उसकी बात सुनकर अमानत चोर नज़रों से रेयान की तरफ देखने लगी। सच ही कहा था आरुषि ने कि ऐसा लाइफ पार्टनर किस्मत वालों को ही मिलता है, और अब अमानत को ऐसा लग रहा था जैसे जो किस्मत में होता है वो बिल्कुल सही होता है। तभी तन्वी वहाँ पर आई और आरुषि की तरफ देखते हुए बोली, हमें कब तक निकलना है आरुषि? ये बोलते हुए वो पहले आरुषि की तरफ देख रही थी, लेकिन फिर रेयान की तरफ देखने लगी। अमानत ने भी अचानक से ही तन्वी की तरफ देखा, तो उसकी नज़रें रेयान पर देखकर उसका दिल जैसे जलने सा लगा। तन्वी जब जब रेयान को देखती थी, तो उसकी नज़रें बहुत अलग होती थी। आरुषि अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, बस 10 मिनट तो तुम भाई को, वो अमानत भाभी को ब्रेकफास्ट करा ले, उसके बाद वो हमारे साथ चलते हैं। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, ओके ठीक है, मैं तब तक बाहर गार्डन में जाती हूँ, तुम दोनों आ जाना। ये बोलकर उसने एक बार फिर से रेयान की तरफ देखा और फिर वहाँ से चली गई। अमानत के दिल को कुछ कुछ होने लगा था। रेयान आरुषि के साथ जाए, इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तन्वी का उनके साथ होना उसे एक अजीब सी वाइब दे रहा था। वो रेयान की तरफ देखकर बोली, वो एक्चुअली रेयान, मैं आपको बताना भूल गई कि हमें हॉस्पिटल जाना है। आई मीन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे रेगुलर चेकअप करा लें, तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? पहले आप कॉलेज में आरुषि की हेल्प कर दीजिएगा, और फिर आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिएगा। उसकी बात सुनकर रेयान ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। उसके चेहरे पर जो इनसिक्योरिटी नज़र आ रही थी, उसे देखकर उसे हंसी आने लगी। वहीं अमानत ने अब अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसने रेयान से बोल तो दिया, लेकिन अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों रेयान के सामने अपनी इनसिक्योरिटी शो कर रही है। रेयान मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हॉस्पिटल में अपने चेकअप करवाने हैं तो तुम हमारे साथ ही चलो। उसकी बात सुनकर अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो रेयान के साथ बाहर की तरफ आई और रेयान ड्राइविंग सीट पर बैठा, तो वो भी उसके साथ वाली सीट पर बैठने लगी। लेकिन तभी तन्वी आगे की तरफ बैठते हुए बोली,
आपको तो पीछे ही बैठना होगा ना अमानत। आप प्रेग्नेंट हैं तो पीछे आप आराम से बैठ जाएंगी। कोई बात नहीं, आगे मैं बैठ जाती हूँ। ये बोलकर वो आगे बैठ भी चुकी थी और अमानत बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। रेयान ने तुरंत अमानत की तरफ देखा। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आरुषि भी तब तक गाड़ी में बैठ चुकी थी, तो उसे ऐसे तन्वी को चेंज करने के लिए कहना अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं अमानत ने रेयान की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए बैक सीट पर बैठ गई। उसे यूं मुंह बनाते हुए देखकर रेयान मुस्कुराया और उसने तुरंत अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में से निकाला और एक मैसेज टाइप करने लगा। अमानत के हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन जैसे ही वाइब्रेट हुआ, उसने तुरंत अपना फ़ोन अनलॉक किया। उस पर रेयान का मैसेज फ्लैश हो रहा था। मेरी प्यारी सी ट्रेजर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना और हर्ट होना छोड़ दो, वरना मेरा बेबी कहेगा कि यहाँ तो मेरी मम्मा ही मेरे साथ कंपटीशन कर रही है। उसका मैसेज पढ़कर अमानत ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर वापस मुंह बनाकर विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। रेयान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी कॉलेज के बाहर रुकी, तो आरुषि अमानत की तरफ देखते हुए बोली, आप गाड़ी में ही वेट कीजिएगा भाभी, भाई जैसे ही फ्री होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। अमानत ने चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाया और गाड़ी में रेयान का वेट करने लगी। लेकिन जब रेयान को काफ़ी टाइम लगने लगा तो वो गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की तरफ आई। उसे कैंपस एरिया में आने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि अब उसका 6th मंथ शुरू हो चुका था और उसे चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ आई, उसके कदम एकदम से रुक गए। सामने तन्वी खड़ी थी और उसके बिल्कुल सामने रेयान खड़ा था और रेयान तन्वी के चेहरे पर झुका हुआ था। रेयान का चेहरा अमानत को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोनों काफ़ी क्लोज हों। उन्हें यूं देखकर अमानत की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी किसी ने अमानत के कंधे पर अपना हाथ रखा। अमानत ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अपने सामने रेयान को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने दोबारा पलटकर उस तरफ देखा जहां पर उसने रेयान और तन्वी को देखा था, तो वहां पर रेयान और तन्वी नहीं बल्कि कोई और लड़का लड़की थे। रेयान अमानत की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ ट्रेजर, तुम यहाँ अंदर क्यों आ गई और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? ये बोलते हुए वो अमानत के आगे आकर खड़ा हो गया था। वहीं अमानत को समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही रिएक्ट करे। अभी जो उसे तकलीफ महसूस हो रही थी, उसने अंदर तक उसे झंझोर कर रख दिया था, और अब अचानक से रेयान को अपने सामने देखना उसे सुकून भी मिल रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। वो तुरंत रेयान के गले लग गई और बोली, कुछ 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 नहीं रेयान, वो बस मैं। रेयान ने उसे कंधों से पकड़कर खुद से अलग किया और बोला, अब ये मत कह देना कि तुम्हें कॉलेज में आकर तुम्हारा पुराना वक्त याद आने लगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा कॉलेज है ही नहीं। अब जल्दी से बताओ, रो क्यों रही हो? कहीं तुम ये सोचकर तो नहीं रो रही कि मैं तुम्हारी दोबारा स्टडी ना शुरू करवा दूं? क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि तुम स्टडी से कितना दूर भागती हो। उसकी बात सुनकर अमानत मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा सोचना भी मत, मुझे कोई स्टडी नहीं करनी, मुझसे नहीं होती ये स्टडी। बोलते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। रेयान अब एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसे प्यार से देखते हुए बोला, बहुत हुआ मजाक, अब मुझे सही सही बताओ कि आखिर तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? अमानत, जो अपनी आंखों से आंसू मुश्किल से साफ करने के बाद रेयान को देख रही थी, अब एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली,
क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें तन्वी के साथ देखा। उसकी बात सुनकर रेहान की आंखें बड़ी हो गई। अमानत रोते हुए बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन रेहान आजकल मुझे बहुत अजीब अजीब सा फीलिंग होने लगा है। मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। मैं नहीं फील करना चाहती है ये इनसिक्योरिटी, लेकिन फिर भी मुझे फील होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती यार। तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और जब से तन्वी आई है ना, तब से ही मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरा दिल डर रहा है कहीं कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। रेहान उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, और इसीलिए तुमने हॉस्पिटल का बहाना बनाया। उसकी बात सुनकर अमानत की बोलती बंद हो गई और उसने अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया। रेहान मुस्कुराया और उसके तुरंत अमानत को अपने सीने से लगा लिया। वो अमानत को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, तुम ऐसा मत सोचो ट्रेजर। मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि मैं शादी को दिल से मानता हूँ और तुम मेरी बीवी हो। ये शादी मैं पूरी ज़िंदगी नहीं तोड़ूंगा और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे तुमसे छीन सके। तो तुम्हें ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अमानत उससे अलग हुई और गुस्से से बोली, मैं कहाँ सोचती हूँ रेहान ये सब चीज़। पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ खुद ब खुद मेरे दिमाग में आ जाती हैं। मुझे मेरे दिमाग पर ही गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर वो फिर से रोने लगी थी और उसकी हालत देखकर रेहान समझ रहा था कि वो ऐसा क्यों फील कर रही है। जिस तरह से अहान और जन्नत की शादी हुई, अब अमानत के दिल में डर बैठ चुका था। रेहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है गर्मी की वजह से तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है। क्यों ना इस दिमाग को ठंडा किया जाए। अमानत सवालिया नज़रों से देखने लगी तो रेहान उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ तुम्हारा दिमाग ठंडा करो। ये बोलते हुए उसने बाहर आकर अमानत को गाड़ी में बिठाया और कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के बाहर थी। अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन हम तो हॉस्पिटल जाने वाले थे ना। रेहान हंसते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें इस हालत में डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता नहीं तुम डॉक्टर का क्या हाल करोगी अमानत। तुमसे तो तुम्हारे पति को इतना डर लगता है, तो सोचो डॉक्टर कहीं हॉस्पिटल छोड़कर ना भाग जाए। इसलिए पहले हम तुम्हारे दिमाग का इलाज करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो ना रेहान। बस इसीलिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहे हो क्या। उसकी बात सुनकर रेहान के कदम रुक गए। उसने अमानत को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में कसकर थामते हुए बोला, मैं कभी तुम्हारे प्यार का मजाक नहीं उड़ा सकता हूँ अमानत, क्योंकि मैं प्यार को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। प्यार फील कर सकता हूँ, और जो लोग प्यार फील करते हैं ना, वो कभी प्यार का मजाक उड़ा ही नहीं सकते। तुम बेफिक्र रहो। अगर तुम्हें तन्वी के राठौर मैंशन में रहने से प्रॉब्लम है तो हम कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस चले जाएंगे। सॉरी, लेकिन मैं आरुषि और तन्वी को राठौर मैंशन से जाने के लिए नहीं कह सकता। लेकिन हम तो राठौर मैंशन से जा सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर अमानत उसकी तरफ देखते ही रह गई। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों रेहान से ये सब कुछ कहा। रेहान की तो इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं थी। वो तो अपनी तरफ से पूरा क्लियर था। उसने तो कभी आज तक उसे ऐसा कुछ फील कराया ही नहीं जिसकी वजह से अमानत इतना ज़्यादा इनसिक्योर बिहेव करे। वो तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी रेहान, जो मैंने तुमसे ये सब कुछ कहा। लेकिन वो बस मैं थोड़ा सा पागल हो गई थी। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, हम राठौर मैंशन ही रहेंगे। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगे, इसलिए मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसी फालतू की
बकवास आइंदा कभी नहीं करूँगी। रेयान उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, मतलब तुम भी ये मानती हो कि तुम बकवास कर रही थी? उसकी बात सुनकर अमानत एक बार फिर से घूर कर उसे देखने लगी और बोली, तुम मुझसे पिटोगे रेयान? रेयान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा और बोला, अगर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाऊं तो थोड़ा कम पिटाई करोगी क्या? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। उसके वो दो दांत जो होठों से बाहर की तरफ झलकते थे, उन्हें देखकर एक बार फिर से अमानत बस उसकी तरफ देखते ही रह गई और उसके पेट में अलग ही तितली उड़ने लगी। अमानत को अचानक ही एक ठंडक अपने सीने में उतरती हुई महसूस हुई जब रेयान ने अपने होंठ उसके माथे पर रखे। आइसक्रीम से ज़्यादा ठंडक तो उसे रेयान के स्पर्श से मिल रही थी। कुछ देर बाद अमानत और रेयान दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। तभी रेयान को ऐसा लगा जैसे उसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। उसने अपना वॉलेट निकाल कर टेबल पर रखा और बोला, अगर वेटर आए तो तुम उसे पेमेंट दे देना, मैं अभी आता हूँ। अमानत जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रही थी और आइसक्रीम से ज़्यादा तो उसकी नज़र रेयान पर थी, उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। अभी रेयान को गए कुछ ही पल हुए थे कि एक वेटर बिल लेकर अमानत के पास आया। तो अमानत ने पहले बिल लिया और उसमें पेमेंट देखने के बाद उसने रेयान का वॉलेट अपने हाथ में लिया। वो पैसे निकाल कर वेटर को दे ही रही थी कि तभी उसकी नज़र रेयान के वॉलेट में अंदर की तरफ गई, जहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो थी। उसने उस लड़की की फ़ोटो को बाहर की तरफ निकाला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो फ़ोटो किसी और की नहीं, जन्नत की थी और उस फ़ोटो को देखकर उसका दिल धक सा रह गया। वो पूरी फ्रीज हो गई थी। जैसे ही अमानत ने रेयान के पर्स में जन्नत की फ़ोटो देखी, वो एकदम फ्रीज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल उसके सीने से बाहर निकाल लिया हो। उसकी आंखें बिल्कुल जम गई थी और हाथ पैर फूलने लगे थे। दिल में न जाने क्या क्या चलने लगा था और देखते ही देखते आंखों से आंसू बहने लगे। वो वेटर जो उसके सामने खड़ा था वो तुरंत वहाँ से चला गया। अमानत की जो हालत थी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक से किसी ने अमानत के हाथों से वो फ़ोटो खींच ली। अमानत ने तुरंत सामने की तरफ देखा तो सामने रेयान खड़ा था। वो रेयान को देखते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और कांपती आवाज़ में बोली, ये क्या है रेयान? जन्नत जन्नत की फ़ोटो तुम्हारे वॉलेट में? रेयान ने उस फ़ोटो की तरफ देखा और बोला, ये फ़ोटो मेरे वॉलेट में? वो अब याद आया, ये फ़ोटो तो मुझे जन्नत ने खुद दी थी। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं और जन्नत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब जन्नत की शादी नहीं हुई थी ना, तो मैंने उसे एक प्रोजेक्ट में हेल्प ली थी और उस वक्त जन्नत ने मुझे ये फ़ोटो दी थी क्योंकि फाइल्स और डॉक्यूमेंट में ये फ़ोटो लगानी थी। लेकिन उसके बाद मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो ये फ़ोटो मेरे वॉलेट में ही रह गई। अमानत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। रेयान का चेहरा एकदम नॉर्मल था, ना ही उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और ना ही उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखें उसकी बातों का साथ नहीं दे रही थी। रेयान ने तुरंत अमानत के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, ये फ़ोटो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? अब क्या हुआ? अमानत धीमे से बोली, सच बताओ रेयान, ये फ़ोटो तुम्हारे वॉलेट में क्यों है? रेयान जल्दी से बोला, ओह गॉड अमानत, कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रही ना? प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत सोचना। मेरे और जन्नत के बीच कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये फ़ोटो मुझे जन्नत के साथ प्रोजेक्ट के वक्त पर चाहिए थी, लेकिन उसे मैं ये फ़ोटो देना भूल गया।
डोंट वरी, ये फ़ोटो मैं उसे वापस दे दूँगा। ये बोलते हुए उसने उस फ़ोटो को वापस अपनी वॉलेट में डाला तो अमानत ने तुरंत उसके हाथ को रोक लिया। रेहान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अमानत ने उससे वो फ़ोटो ली और उसे देखते हुए बोली, सच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना रेहान, जैसा मैं सोच रही हूँ। आई नो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हूँ। तुम कहोगे कि मैं बार बार तुम पर शक करती हूँ, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो ना रेहान। पता नहीं क्यों ये सब कुछ सोचती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती ये सोचना, पर खुद को रोक भी नहीं पाती हूँ। मेरा दिल डर रहा है, मेरा दिल डर रहा है रेहान। तुम मेरी कसम खाओ, सच में तुम्हारे और जन्नत के बीच कुछ भी नहीं है ना? उसकी बात सुनकर रेहान का दिल एकदम धक सा रह गया। वो ऐसे कैसे अमानत की कसम खा सकता था? भले ही वो अमानत से वो प्यार नहीं करता था जो वो जन्नत से करता था, लेकिन अमानत की कसम खाना वो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके दिल में अमानत के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, एक लगाव था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। अमानत एक बार फिर से उसका हाथ अपने सिर पर रखते हुए बोली, मेरी कसम खाओ रेहान, सच में तुम्हारे और जन्नत के बीच कुछ भी नहीं है ना? रेहान ने तुरंत कहा, हाँ, मेरे और जन्नत के बीच कुछ भी नहीं है और कभी कुछ हो भी नहीं सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ अमानत। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आ सकती, जन्नत तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें भी बेहद गहरी लाल हो चुकी थी। वहीं अमानत का तो अब तक रो रो कर बुरा हाल होने लगा था। रेहान ने उससे झूठ नहीं कहा था, उसकी और जन्नत के बीच तो कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ रेहान के दिल में था। जन्नत को तो कभी उसके दिल के एहसासों के बारे में कुछ पता ही नहीं चला और ना ही कभी उसके और जन्नत के बीच कुछ हो सकता था। वो अब अमानत का चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, मैं यहाँ आइसक्रीम पार्लर पर तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर आकर तो तुम सीआईडी ऑफिसर बन गई हो अमानत। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, मुझे अमानत मत कहो, मुझे ट्रेजर कहो। उसकी बात सुनकर रेहान ने आंखें छोटी कर उसे देखा और मुस्कुराने लगा। अमानत तुरंत से उसके सीने से लग गई और बोली, आई एम सो सॉरी रेहान, एक बार फिर से तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन अब बस ये आखिरी गलती थी। आइंदा से तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। मैं अपनी कसम खाती हूँ। ये बोलते हुए अमानत ने उससे अलग होकर अपनी गर्दन पर उंगलियां रखकर चिकोटी काट ली। रेहान उसकी हरकत देखकर हंसकर बोला, तुम ना सच में बिल्कुल बच्ची हो अमानत। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम हमारे बच्चे को कैसे संभालोगी। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्यों संभालूं हमारे बच्चे को? हमारे बच्चे को तुम खुद संभालना, मैं किसी को नहीं संभालूंगी। और तुम सिर्फ बच्चों को नहीं, मुझे भी संभालोगे ना? ये बोलते हुए वो रेहान को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी और रेहान ने भी उसे बस अपने सीने से लगा लिया था। अमानत का दिल जो थोड़ी देर पहले तक हद से ज़्यादा जल रहा था, अब उसमें सुकून उतरने लगा था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन, मीठी अपने कमरे में थी। तभी एक सर्वेंट ने आकर दरवाज़ा नॉक किया और मीठी ने जाकर दरवाज़ा खोला। वो सर्वेंट की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी तो उसे सर्वेंट ने अपने हाथों में पड़ा हुआ बॉक्स मीठी की तरफ बढ़ाया और बोली, ये अरनाथ सर ने आपके लिए भेजा है, अभी अभी उनके ऑफिस से कोई ये देने आया था। उसकी बात सुनते हुए मीठी ने सर्वेंट के हाथों से वो बॉक्स ले लिया था। वो एक मोबाइल बॉक्स था। मीठी दरवाज़ा बंद करके अंदर की तरफ आई और उस बॉक्स को खोलकर देखने लगी तो उसमें एक मोबाइल ही था। मीठी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसका फ़ोन उसने खुद ही ख़राब कर दिया था ताकि अरनाथ को जतिन के बारे में ना पता चले। उसने अपनी सिम उस फ़ोन में डाली और उसे ऑन किया तो फ़ोन ऑन होते ही उस पर जतिन के मैसेज फ्लैश होने लगे।
वो तुरंत जतिन का नंबर ब्लॉक करने लगी, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए उसने जतिन को खुद से कॉल किया। सामने से जैसे ही जतिन ने कॉल रिसीव किया, जतिन की आवाज़ आई, कहाँ हो तुम मीठी? मैं कब से तुम्हें फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन तुम्हारा नंबर लग ही नहीं रहा था। तुम ठीक तो हो ना? कहीं उस अरनाथ ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मीठी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तुमसे मिलना है। जतिन तुरंत बोला, मैं तो कब से तुम्हें मिलने के लिए बेताब हूँ जान। तुम जानती नहीं हो, जब से तुम्हें मिला हूँ तब से तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। प्लीज़ तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। छोड़ दो उस अरनाथ को। बस जो काम मैंने तुम्हें कहा है वो पूरा कर दो। मीठी एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ वो काम मैं कर दूंगी। मैं आज शाम को तुमसे मिलती हूँ। तुम मुझे जगह बता दो, मैं वहीं आ जाऊंगी। जतिन उसकी बात सुनकर खुश हो गया। वो जल्दी से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। मीठी, आई लव यू सो मच। आखिर हम दोनों एक होने वाले हैं। मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मीठी ने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं जतिन इस वक्त बेहद खुश था। उसके चेहरे पर एविल एक्सप्रेशंस थे। मीठी अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, माफ़ कर दीजिएगा अरनाथ, एक बार फिर से आपसे झूठ बोल रही हूँ, आपको धोखा दे रही हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है। इसके बाद कभी हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। ये बोलकर वो अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और उसने वहाँ पर बना हुआ लॉकर खोला, जिसमें उसकी सारी एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सारा कैश भी रखा हुआ था। उन सारी ज्वेलरी और कैश को बाहर निकाला और उन्हें एक बैग में डालने लगी। वो ये सारी ज्वेलरी और कैश लेकर जतिन के पास जाने वाली थी। वहीं जन्नत जो ठाकुर मैंसन में ही थी, वो अपने कमरे में थी और अपने बेड पर रेस्ट कर रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और मन्नत अंदर की तरफ आई। मन्नत ने जब उसे बेड पर लेटे हुए देखा तो हैरान हुई। वो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ जन्नत, तुम ऐसे बेड पर क्यों लेटी हो? आई मीन, तुम तो यहाँ पर कोई सामान लेने आई थी ना, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? ये बोलते हुए वो उसकी बिल्कुल बगल में बैठ गई थी। जन्नत ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, पता नहीं क्यों मॉम, लेकिन मेरा ना पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ गलत खा लिया, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। मन्नत उसके सिर को सहलाते हुए बोली, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? जन्नत तुरंत बोली, नहीं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं शेखावत मेंशन कॉल कर देती हूँ कि तुम आज यहीं रहोगी। ये बोलकर वो उठने ही वाली थी कि जन्नत ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं मम्मा प्लीज़ ऐसा मत करना। आई मीन मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मैं शाम को वहाँ पर चली जाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ। आप बस मेरे लिए अपना वो स्पेशल वाला काढ़ा बना दीजिए, बाकी सब ठीक है। उसकी बातें मन्नत को अजीब तो लग रही थी, लेकिन वो फ़िलहाल उससे कुछ नहीं बोली और चुपचाप रूम से चली गई। लेकिन रूम से बाहर आते ही उसने अपने फ़ोन से आरजू को कॉल किया। जन्नत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो मन्नत को झूठ नहीं बोल पाती थी। मन्नत को उसकी आंखों में ही सच और झूठ का फ़र्क साफ दिखाई देता था। अहान जो इस वक्त शेखावत फार्म हाउस में था, वो गुस्से से कांपते हुए अंदर की तरफ आया और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। रेडी होने के बाद उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और बोला, मुझे आज के आज ही डिवोर्स पेपर रेडी चाहिए। सामने से आवाज़ आई, ठीक है बॉस, मैं जल्द से जल्द आपके और जन्नत मैडम के डिवोर्स पेपर रेडी करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही अपडेट दे दूँगा। उसकी बात सुनकर अहान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया
और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे जन्नत पर गुस्सा था, लेकिन जिस तरह से आज शेखावत मैंशन में हंगामा हुआ, उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ दूसरे शेखावत फार्म हाउस में अक्सर और प्याली दोनों आराम से बेड पर सोए हुए थे। तभी किट्टू के रोने की आवाज़ आई। किट्टू के रोने की आवाज़ सुनकर प्याली की आंखें खुल गई और उसने तुरंत उसे अपनी गोद में ले लिया। अक्सर, जो खुद भी किट्टू के रोने की आवाज़ सुनकर उठ चुका था, उसने प्याली और किट्टू की तरफ देखा। प्याली ने किट्टू को अपनी गोद में लेकर ही बेड से उठते हुए कहा, मुझे लगता है किट्टू को भूख लगी है, मैं उसके लिए दूध लेकर आती हूँ। अक्सर ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम किट्टू के साथ यहीं पर रुको, किट्टू के लिए दूध मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो बेड से उठा और रूम से चला गया। प्याली उसे जाते हुए देख रही थी। कल रात उसके और अक्सर के बीच जो बातें हुई और जो पल उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए, उन सब के बारे में सोचकर वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। आखिर अब उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन जहाँ एक तरफ प्याली सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, वहीं एक तूफ़ान आने को था। वो तूफ़ान जो बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाने वाला था। ठाकुर मैंशन में दोपहर से शाम हो चुकी थी। जन्नत अभी तक अपने कमरे में थी। अब उसका पेन काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। वो अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल की तरफ आई तो उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही मीठी पर गई, जिसके हाथों में एक छोटा सा बैग था। जब से ठाकुर मैंशन आई थी, तब से मीठी से उसकी मुलाकात हुई नहीं। हालांकि मीठी को पता था कि जन्नत आई हुई है, लेकिन मन्नत ने उसे बताया था कि उसकी तबीयत सही नहीं है और वो थोड़ी देर रेस्ट कर रही है। इसलिए मीठी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वो खुद भी परेशान थी, इसलिए वो जन्नत के पास जा ही नहीं पाई। जन्नत ने जैसे ही उसे बाहर की तरफ जाते हुए देखा, वो तुरंत बोली, आप कहाँ जा रही हैं भाभी? उसकी आवाज़ सुनकर मीठी ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने जन्नत को देखकर उसके चेहरे का हल्का सा रंग उड़ गया। जहाँ तक वो जानती थी, तो इस टाइम मन्नत अपनी योगा क्लासेस में बिजी होती थी, इसलिए उसने सोचा था कि उसे घर से बाहर जाते हुए कोई नहीं देखेगा। जन्नत उसके पास आई और बोली, आप कहीं जा रही हैं क्या भाभी? मीठी एकदम से हड़बड़ा गई। उसने जन्नत के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी तबीयत सही है ना? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन आप बताइए ना, आप कहाँ जा रही हैं? भाई आए हैं क्या बाहर? मुझे भी उनसे मिलना है। ये बोलकर वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी। मीठी ने तुरंत उसे रोका और बोली, नहीं, वो फिलहाल बाहर नहीं है। मेरा मतलब है, मैं अरनाथ जी के पास ही जा रही हूँ, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आए। मैं खुद उनके पास जा रही हूँ, बाहर ड्राइवर के साथ जाऊंगी। जन्नत ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, मेरा बहुत मन था भाई से मिलने का, पर कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं बाद में मिल लूँगी। उसकी बात सुनकर मीठी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जन्नत एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे अब शेखावत मैंशन जाना चाहिए। अब तक तो शायद आहान का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया होगा। इससे पहले कि घर वालों को कल रात के बारे में कुछ पता चले, मुझे शेखावत मैंशन जाकर आहान से बात करनी चाहिए। मैं कशिश और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता दूंगी। आई नो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन अब मुझे उनका गुस्सा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। गलती जो है मेरी। ये बोलते हुए उसका चेहरा अब और भी ज़्यादा मायूस हो गया था। उसने सामने मन्नत के रूम की तरफ देखा और बोली, मम्मा अपनी ऑनलाइन योगा क्लास में बिज़ी होगी, बाद में उनसे बात कर लूँगी, अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो भी घर से बाहर आई। बाहर आकर ड्राइवर ने उसे गाड़ी से शेखावत मैंशन ड्रॉप करने का ऑफ़र दिया, लेकिन वो अपना चेहरा ना में हिलाते हुए बोली, मैं चली जाऊंगी अंकल, आप फिक्र मत कीजिए। ये बोलकर वो ठाकुर मैंशन से बाहर आई और कैब में बैठकर शेखावत मैंशन के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ
मीठी गाड़ी में बैठी थी और उसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन दिल में धड़कनों का शोर मचा हुआ था जो तेज़ी से बढ़ रही थी, ये सोचकर कि कहीं अरनाथ को इन सब चीज़ों के बारे में पता ना चल जाए। उसे डर भी लग रहा था और कहीं ना कहीं एक हिम्मत भी आ रही थी कि आज वो ये सारी प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व कर देगी, जतिन का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए। वही ठाकुर इंडस्ट्रीज़ में बैठा अरनाथ अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी पर्व उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अरनाथ ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे पहले ही पता चल चुका है, मैं बस वहीं के लिए निकल रहा हूँ। जानता हूँ कि वो जतिन क्या चाहता है और उसके इरादे क्या है। पर्व कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन अगर उसके इरादे कुछ अलग हुए तो कहीं मीठी मैडम कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए। अरनाथ कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे भी मैंने ड्राइवर को समझा रखा है, उसकी लोकेशन भी मेरे पास लाइव चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते हुए उसने अपने फ़ोन में ड्राइवर की लोकेशन ऑन करी। वो ड्राइवर जो मीठी के साथ गाड़ी में बैठा था। वहीं दूसरी तरफ अचानक से मीठी की गाड़ी रुकी और ड्राइवर मीठी की तरफ देखते हुए बोला, आप ज़रा यहीं पर रुकिए मैडम, शायद गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं जाकर चेक करता हूँ। मीठी ने अपने आसपास देखा। इस वक्त उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर रुकी हुई थी। मीठी को घबराहट होने लगी। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ जल्दी कीजिएगा। ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, किसी ने ज़ोर से उसके सिर के पीछे रोड़ मारा और उस ड्राइवर की दर्द भरी चीख निकल गई। जैसे ही मीठी ने उसकी चीख सुनी, उसने तुरंत बाहर की तरफ देखा जहां पर जतिन खड़ा था। जतिन को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ गए और उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे जतिन से इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जतिन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मीठी की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से गाड़ी से बाहर आओ। मीठी हैरानी से बोली, लेकिन तुमने ड्राइवर भैया को क्यों मारा? तुमने तो कहा था कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस मुझे यहाँ से दूर लेकर जाना चाहते हो, तो तुमने। जतिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचा और बोला, इतना बात करने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है कि उस अरनाथ ने तुम पर नज़र नहीं रखी होगी? मुझे पूरा यकीन है, इस ड्राइवर को उसने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। तुम कहाँ जाती हो, तुम कहाँ नहीं, इन सब पर नज़र रखने के लिए, इसलिए हमें यहाँ से ही भागना होगा। मीठी उसकी बात सुनकर दंग रह गई। उसने तुरंत जतिन से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जतिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मीठी हिम्मत करते हुए बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारे इरादों को जानती हूँ। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं। और जिस जगह पर तुम मुझे लेकर गए थे, मुझे मेरे माँ बाबा से मिलाया था। मुझे नहीं लगता वो लोग मेरे माँ बाबा हैं। मुझे उनसे अपनी माँ बाप वाली फीलिंग ही नहीं आई। और मैंने देखा था, उस जगह पर जो जगह तुमने मुझे दिखाई थी, उस जगह पर वैसा कुछ भी नहीं था जो सब मैंने देखा। मिस्टर स्वीट मुझे उस जगह पर लेकर गए थे। वो जगह एक घटिया जगह थी। उसमें भला मेरे माँ बाप कैसे रह सकते हैं? और तुमने आज तक मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई जिससे मैं तुम पर यकीन कर सकूं। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार यही कहने के लिए आई हूँ कि मुझे नहीं तुम्हारी बातों पर यकीन, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी। और रही बात इन ज्वेलरी और पैसों की, तो ये तुम रखो, बस मेरा पीछा छोड़ दो। मिस्टर स्वीट के लिए ये ज्वेलरी, ये पैसा बिल्कुल मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने रखती हूँ मैं। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी सिर्फ उनसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती तो उनको तुम्हारे बारे में बता भी सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। इस बात का तुम एहसान मानना। उसकी बात सुनते हुए अचानक ही जतिन हंसने लगा तो मीठी चौंक गई। जतिन उसके करीब आया और बोला, इतना कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है जान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जिसे पता नहीं चलेगा कि आखिर तुम्हारा और तुम्हारे उस पति के बीच चल क्या रहा है? ये बोलते हुए उसका लहजा बिल्कुल बदल चुका था
और मीठी अब शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। जतिन ने तुरंत उससे वो पैसे और ज्वेलरी का बैग छीना और पीछे की तरफ फेंक दिया तो अचानक ही वहां पर पीछे एक लड़का आकर खड़ा हुआ और उसने वो बैग अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया। मीठी की आंखें फटी की फटी रह गई। जतिन ने अब तुरंत मीठी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हारा वो पति ना बहुत तेज है, लेकिन वो शायद ये भूल गया कि उसके सामने जतिन खड़ा है, जिसने एक बार पहले भी तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाया था और कोठे पर बेच दिया था। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली कि तुम्हें वो तुम्हारा मिस्टर स्वीट उस कोठे से बाहर निकाल लाया, वरना तुम तो आज भी ना जाने कितने ही मर्दों के बिस्तर रोज गर्म करती। ये बोलते हुए वो अपनी बाहों को फैलाकर अंगड़ाई ले रहा था। उसकी बात सुनकर मीठी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो और कोठे पर, और सबसे हैरानी की बात, अरनाथ उसे कोठे से लेकर आया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जतिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर हंसा और बोला, क्या हुआ, झटका लगा? सदमे में तो नहीं चली गई तुम? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे सामने जितना सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही हो, तुम सच में इतनी सती सावित्री हो? तुम्हें शायद याद नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि तुम कोठे की वैश्या हो। वो वैश्या जो पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ हम बिस्तर होती है, उन्हें खुश करती है। आज तक ना जाने कितने लोग तुम्हारे साथ सो चुके हैं और तुम मेरे सामने ये पतिव्रता होने का ड्रामा कर रही हो। अबे, वैश्या पत्नियां नहीं बनती, वो वैश्या होती हैं और वैश्या ही रहती है। उसकी बात सुनकर मीठी के कदम लड़खड़ा गए और वो पीछे की तरफ हो गई। उसका दिल धक सा रह गया था। वो बड़बड़ा कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ मेरे मिस्टर स्वीट की हूँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जतिन ने नीचे ज़मीन पर गिरे हुए ड्राइवर की तरफ देखा और फिर मीठी का हाथ कस कर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नहीं मेरी जान, तुम अपने मिस्टर स्वीट की नहीं हो, तुम तो न जाने किस किस की हो, किस किस की जान हो। और अब तुम एक बार फिर से वही काम करोगी जिसके लिए पहले भी मुझे दाम मिला था, और अब भी तुम्हें कोठे पर बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा। ये बोलकर वो बेशर्मी भरी हंसी हंसने लगा और मीठी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत जतिन से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जतिन ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। मीठी गाड़ी पर जाकर लगी। जतिन ने उसके बालों से पकड़कर उसे खींचा और फिर अपने साथ आए हुए अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोला, इससे पहले कि इसका पति फड़फड़ाता हुआ यहाँ पर आए, इसे लेकर हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी से गाड़ी आगे लेकर आ। जैसे ही जतिन की बात पूरी हुई, उसका दोस्त शांतनु तुरंत पीछे खड़ी हुई गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी लेकर जतिन के सामने आकर खड़ा हुआ। मीठी जतिन की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेरे मिस्टर स्वीट छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, वो तुम्हें जान से मार देंगे। अगर तुमने मुझे जरा सी भी खरोच पहुंचाने की कोशिश की तो छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हें ज्वेलरी दे दी, पैसा दे दिया, इसमें इतना पैसा है कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खाओगे। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम बहुत पछताओगे। जतिन ने उसका चेहरा खींचकर अपने करीब किया और बोला, एक बार पहले भी तो कोठे की शान बनाया था और इस बार भी तू कोठे की शान बनेगी। तुझे पता है, सोचा तो मैंने ये था कि मैं तुझे उस कोठे पर बेचूं जहां पर मैंने तुझे पहले बेचा था। आखिर तेरी अच्छी खासी रकम वसूल की थी मैंने, लेकिन तुझे पता है तेरे पति के दिमाग ने मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। वो वहां पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और यहाँ तुझे लेकर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बोलकर उसने मीठी का चेहरा एक झटके में छोड़ा तो मीठी एक बार फिर से गाड़ी पर जाकर लगी। इस बार उसका चेहरा गाड़ी पर बहुत ज़ोर से लगा और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई, जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगा। जतिन ने तुरंत उसे गाड़ी में डाला और शांतनु ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो ड्राइवर नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था और जतिन मीठी को लेकर वहाँ से बहुत दूर निकल चुका था।
वहीं दूसरी तरफ मंशाबाई के कोठे पर मंशाबाई नीचे ज़मीन पर बैठी थी और अरनाथ सामने चेयर पर बैठा हुआ था। पिछले आधे घंटे से अरनाथ वहीं पर था, क्योंकि उसे कन्फर्म था कि जतिन मीठी को लेकर वहीं पर आएगा, लेकिन जतिन मीठी को लेकर वहां पर आया ही नहीं। अरनाथ ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जहां पर ड्राइवर का फ़ोन कोठे की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी लोकेशन एक जगह पर रुक गई। जतिन ने ड्राइवर का फ़ोन निकालकर एक ट्रक में फेंक दिया था, जो इस रास्ते की तरफ जा रहा था, जो रास्ता मंशाबाई के कोठे की तरफ जाता था। लेकिन अब वो ट्रक अपनी जगह पर रुका हुआ था। उसके साथ साथ ही अरनाथ ने जतिन के फ़ोन की लोकेशन भी चेक की। उसने उसकी लोकेशन का ट्रैकर भी ऑन किया हुआ था, लेकिन अब जतिन की लोकेशन भी एक जगह पर रुकी हुई थी और वो जगह अलग थी। अरनाथ का दिमाग घूम चुका था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, ज़रूर कुछ गलत हो रहा है, मुझे मेरी मीठी के पास जाना होगा। मंशाबाई, जो अब तक डर से कांपते हुए अपनी जगह पर बैठी थी, अब वो अचानक ही हंसने लगी और बोली, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो जतिन मीठी को लेकर यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ से तो उसका दाम पहले ही वसूल कर चुका है, तो वो यहाँ पर उसे दोबारा क्यों लेकर आएगा? वो उसे कहीं और लेकर गया और तू यहीं पर बैठा रह गया। मंशाबाई की बात सुनकर अरनाथ का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो मंशाबाई के करीब आया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर जड़ते हुए बोला, अगर मेरी मीठी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पर अरनाथ की तरफ देखते हुए बोला, अब हमें क्या करना है बॉस? अरनाथ तुरंत बोला, मुझे किसी भी हालत में मेरी मीठी को उस जतिन से बचाना होगा। बस एक बार वो जतिन अब मेरे हाथ लग जाए, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो तुरंत मंशाबाई के कोठे से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर जतिन की लोकेशन के लिए निकल गया। नासिक। मनोज इस वक्त अपने घर पर था। तभी माला ने आकर उसे बताया कि उससे मिलने कोई दुष्यंत आया है। दुष्यंत नाम सुनकर ही मनोज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम कहीं पर सुना हो। वो अपने रूम से बाहर की तरफ आया तो बाहर हॉल में एक आदमी खड़ा था, जो काफ़ी हट्टा कट्टा और काफ़ी अमीर लग रहा था। मनोज उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, कौन हो तुम और यहाँ आने का कोई कारण? दुष्यंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम दुष्यंत है और यहाँ पर मेरे आने का कारण है प्याली। मनोज की आंखें बड़ी हो गई और चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम प्याली को कैसे जानते हो? दुष्यंत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वो मेरी बीवी है। मनोज चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने उसे अपनी बीवी कहा तो वो सिर्फ मेरी है। दुष्यंत व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो कहाँ है तुम्हारी बीवी? मनोज के चेहरे के रंग फीके पड़ गए। दुष्यंत उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोला, वो भले ही मेरी बीवी है, लेकिन उससे प्यार नहीं करता मैं। मुझे सिर्फ उसे सबक सिखाना है। सुना है मुंबई की टॉप फैमिली की बहू बन गई है वो, लेकिन मुझे उसे उसकी औकात दिखानी है। मनोज हैरानी से उसे देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन। जन्नत जैसे ही घर पहुंची, उसका सामना आरजू और अती से हुआ, जो वहीं हाल में बैठी अहान और जन्नत के बारे में ही बात कर रहे थे। जन्नत के कदमों की आहट सुनकर वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और हॉल के बीचों बीच आकर खड़ी हुई जन्नत के पास आई। आरजू जन्नत की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ थी तुम? जन्नत उसके सवाल से एकदम से डर गई। आज तक उसने कभी भी आरजू को इस तरह से सवाल करते हुए नहीं देखा था। वो अटकते हुए बोली, मैं वो ठाकुर मेंशन गई थी। सॉरी, मैं आप दोनों को बताना भूल गई, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो सोचा मैं ठाकुर मेंशन चली जाती हूँ। मैं कल से वहीं पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आरजू एक बार फिर से बोली, झूठ, मुझसे झूठ बोल रही हो तुम जन्नत? इस बात की उम्मीद मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं थी। जन्नत हैरानी से बोली, क्या क्या मतलब है आपका स्नोफ्लेक? आरजू बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तुम कल ठाकुर मेंशन में नहीं थी। मुझे आज ही दोपहर में मन्नत की कॉल आई थी और उसने मुझसे कहा था कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत खराब थी
ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे मन्नत ने बताया कि तुम आज सुबह ही ठाकुर मैंसन गई हो, तो तुम कल पूरी रात कहाँ थी? उसका सवाल सुनकर अब जन्नत के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी और वो रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई स्नोफ्लेक। मुझसे अहान भी बहुत नाराज़ है, पर मेरा यकीन कीजिए मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कशिश मुझे अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए होटल में ले गई और वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने पता नहीं मुझे कौन सी ड्रिंक पिलाई और मुझे चक्कर आने लगे। पर मेरे साथ कुछ गलत होता उससे पहले ही अहान ने मुझे बचा लिया। कल पूरी रात हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, पर मुझे डर लग रहा है कि अहान इस बात से मुझसे बहुत नाराज़ होंगे कि मैं होटल में क्यों गई। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी स्नोफ्लेक, लेकिन कशिश मुझे ज़बरदस्ती ले गई। उसकी बात सुनकर आरजू और अति दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जन्नत का डर वो समझ सकती थी। आरजू ने तुरंत जन्नत को संभाला और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, लेकिन इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? अगर तुमसे एक गलती हुई है तो उस गलती को एक्सेप्ट करो और सॉरी बोलकर उस बात को ख़त्म करो जन्नत। तुम जितना इस गलती से भागोगी तुम्हें उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अहान तुमसे बहुत नाराज़ है, तुम्हें उसकी नाराज़गी दूर करनी होगी, वरना तुम दोनों का रिश्ता। जन्नत तुरंत बोली, हम दोनों का रिश्ता ही तो मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ स्नोफ्लेक। मुझे अहान से बहुत डर लगता है, प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए ना। आरजू कुछ कहती उससे पहले ही अति बोली, जन्नत सही कह रही है आरजू, मुझे लगता है कि हमें ही कुछ करना होगा, वरना अहान को तो हमेशा गलत फहमी रहेगी ना। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अगर जन्नत उससे बात करने जाएगी तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम उसके गुस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो, इसलिए अब हमें ही इस बात को संभालना होगा। आरजू को भी अति की बात सही लग रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर जन्नत के गाल पर अपना हाथ रखकर बड़े ही प्यार से बोली, जाओ तुम जाकर ऊपर रेस्ट करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। जन्नत रोते हुए बोली, अहान मान तो जाएंगे ना स्नोफ्लेक? आरजू उसके सवाल का कोई जवाब दे ही नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर अरनाथ की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही थी, लेकिन अचानक ही उसने गाड़ी के ब्रेक लगाए। वो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर जतिन की लोकेशन शो हो रही थी, लेकिन अरनाथ हैरान था क्योंकि उसे दूर दूर तक वहां पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उस लोकेशन को फॉलो करने लगा जो उसे अपने फ़ोन पर शो हो रही थी, और कुछ कदम चलते ही वो उस लोकेशन पर था, लेकिन वहाँ पर ना ही जतिन था और ना ही मीठी। तभी अरनाथ की नज़र नीचे ज़मीन पर गिरे हुए जतिन के फ़ोन पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। जतिन ने अपना फ़ोन सड़क पर फेंका था और ड्राइवर का फ़ोन एक ट्रक में। अरनाथ ने तुरंत जतिन का फ़ोन उठाया और उसे देखने लगा। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। मतलब जतिन उसकी सोच से ज़्यादा शातिर निकला। उसने उस फ़ोन को ज़ोर से नीचे ज़मीन पर फेंका तो वो फ़ोन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अरनाथ गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर मेरी मीठी को कुछ भी हुआ ना जतिन, तो कसम से तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा कि गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन टुकड़े कम नहीं पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में जतिन मीठी को देख रहा था। तभी अचानक से मीठी का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसके फ़ोन की वाइब्रेशन महसूस कर जतिन की आंखें बड़ी हो गई। उसने ड्राइवर और अपना फ़ोन तो डिस्पोज कर दिया था, लेकिन मीठी के फ़ोन की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने तुरंत मीठी के पर्स से उसका फ़ोन निकाला और उसे देखने लगा तो उस पर अरनाथ का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत फ़ोन को स्विच ऑफ किया और अगले ही पल मीठी के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया जो उससे फ़ोन खींचने की कोशिश कर रही थी। जतिन गुस्से से कांपते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहे वरना तुझे सही सलामत छोड़ रखा है। अगर फालतू का ड्रामा करने की कोशिश की ना तो इस गाड़ी में जान ले लूँगा मैं तेरी। तू कोई नाजुक कली नहीं है जो इतना परेशान हो रही है। कहा ना मैंने तुझे तू कोठे की वैश्या है। कुछ दिनों के लिए अपने काम से दूर क्या गई, साली नखरे दिखाने लगी। तुझे तो अब मैं बताऊंगा। बोलकर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा और बोला,
गाड़ी की स्पीड बढ़ा और राइट टर्न ले। ये बोलते हुए उसने वो फ़ोन गाड़ी से बाहर फेंक दिया। अरनाथ, जो अभी भी मीठी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ चुका था। अरनाथ के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे और उसका दिल हद से ज़्यादा बेचैन होने लगा। उसे किसी भी तरह मीठी का पता लगाना था। वो मीठी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। अगर मीठी सही सलामत उससे दूर जाती तो वो शायद फिर भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन किसी गलत इंसान के हाथों में वो मीठी को नहीं दे सकता था। उसने तुरंत अपने फ़ोन से इंस्पेक्टर को कॉल किया और मुंबई के सारे रास्ते बंद करवाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने भी उसकी बात को समझते हुए तुरंत उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया और 5 मिनट के अंदर अंदर मुंबई के पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। अरनाथ ने ठान लिया था कि वो जतिन को मुंबई से बाहर नहीं जाने देगा और मीठी मुंबई में बेशक कहीं भी हो वो उसे ढूंढ निकालेगा। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में शांतनु, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जैसे ही उसकी नज़र सामने लगे हुए बैरियर्स पर गई, वो तुरंत पलटकर जतिन की तरफ देखते हुए बोला, लगता है हमने गलती कर दी जतिन। सामने देख कितनी पुलिस खड़ी है। पहले मैंने कभी इस चौक पर पुलिस नहीं देखी, लेकिन आज तो जैसे पुलिस की पूरी फौज यहाँ पर खड़ी है। जतिन गुस्से से कांपते हुए बोला, पुलिस यहाँ पर खड़ी क्यों है? हमें जल्द से जल्द मुंबई से बाहर जाना है। अगर हम यहाँ पर रहे तो वो अरनाथ ठाकुर हमारे बारे में पता लगा लेगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। शांतनु डर से कांपते हुए बोला, मुझे लगता है हमें मीठी को छोड़ देना चाहिए। अगर इसे छोड़ देंगे तो शायद जिंदा बच जाए, वरना वो अरनाथ ठाकुर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत सुना है मैंने उसके बारे में, जितना शांत है उतना ही ज़्यादा खतरनाक। जतिन गुस्से से चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। अगर बकवास की ना तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। कुछ नहीं होगा हम दोनों को, और ना ही ये मीठी मैं अपने हाथों से जाने दूंगा। इसका मीठा मीठा टेस्ट तो अब मैं लेकर ही रहूँगा और साथ ही साथ औरों को भी दिलवाऊंगा। ये बोलते हुए उसकी बेशर्मी भरी नज़रें मीठी पर थी। मीठी का गला सूखने लगा। वो रोते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरे मिस्टर स्वीट मुझे तुम्हारे साथ जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो ज़रूर मेरे बारे में पता लगा लेंगे और पक्का ये पुलिस और ये सब कुछ उन्होंने करवाया है। तुम जानते नहीं हो उन्हें, लेकिन अब जान जाओगे। उसकी बात सुनकर जतिन ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और जड़ दिया। मीठी के होठों के किनारे बुरी तरह से फट गए। शांतनु कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक तरीका है। हमें समुद्र के रास्ते पर जाना होगा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल है। अगर हमने उसे पार कर लिया तो हम मुंबई से बाहर निकल सकते हैं। जतिन तुरंत बोला, तो फिर सोच क्या रहा है? जल्दी से गाड़ी समुद्र की तरफ बढ़ा। मैंने कहा ना, हमारा मुंबई से निकलना बहुत ज़रूरी है। उनकी बात सुनकर मीठी को डर लगने लगा। वहीं अरनाथ, जो अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर इधर उधर दौड़ रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि उसने मीठी को एक गोल्ड चेन और डायमंड पेंडेंट दिया था, जिसमें उसने ट्रैकर फिट करवाया था। उसने तुरंत अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा और बोला, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? बोलकर उसने तुरंत अपना फ़ोन अनलॉक किया और उस पर वो एप्लीकेशन ऑन की जहाँ से वो ट्रैकर कनेक्टेड था। उस एप्लीकेशन को ऑन करते ही उसकी आंखें हैरत में फैल गई, क्योंकि मीठी की लोकेशन हाईवे पर शो हो रही थी, जो एक ब्रिज की तरफ जाती थी और वो ब्रिज समुद्र के ऊपर से निकलता था। उसने तुरंत गाड़ी मीठी की लोकेशन की तरफ बढ़ा दी। रास्ते में ही उसने पुलिस को कॉल किया और लगभग से सैकड़ों की तादाद में उसने पुलिस फोर्स उस ब्रिज पर तैनात करने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में जतिन मीठी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसने अपना हाथ मीठी के कंधों पर रखा और बोला, कुछ ही देर में मैं तुझे किसी और को बेच दूंगा। मुझे पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मुझे अब तुझसे चाहिए। तुझे पता है, जब तू मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, साला मेरा बहुत मन करता था मैं तेरे साथ मज़े लूँ, लेकिन मैंने कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं तुझे कुंवारी बेचना चाहता था। क्योंकि कुंवारी लड़कियों की जो कीमत मिलती है ना, वो साला घिसे पिटे माल की नहीं मिलती। इसलिए कभी तेरे साथ कुछ किया नहीं, लेकिन अब तो मैं कर सकता हूँ ना तेरे साथ वो सब कुछ जो कब से मेरी हसरत थी।
ये बोलकर वो मीठी को और भी ज़्यादा गंदी तरह से छूने लगा था। उसके हाथ मीठी की पीठ पर और उसकी गर्दन पर चल रहे थे। मीठी ने तुरंत उसे खुद से दूर धक्का दिया और बोली, खबरदार अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मिस्टर स्वीट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बुरी मौत देंगे वो तुम्हें। इतना तड़पाएंगे ना कि मौत से ज़्यादा दर्द तुम्हें जीने में होगा। उसकी बात सुनकर जतिन ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, देखता हूँ तेरा स्वीट मेरा क्या ही बिगाड़ पाता है। ये बोलकर उसने अपने होंठ मीठी की गर्दन पर रख दिए और उसे काटने लगा। मीठी को ऐसा लगने लगा जैसे उसके जिस्म पर कोई खंजर चला रहा हो। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी जतिन से दूर होने की, लेकिन वो खुद को जतिन से दूर नहीं कर पा रही थी। तभी उसकी नज़र सामने सीट बेल्ट पर गई। उसने तुरंत उस बेल्ट को खींचा और उसे जतिन के नहीं बल्कि शांतनु की गर्दन पर डाला और ज़ोर से दबाया तो शांतनु की सांस हलक में अटकने लगी। गाड़ी चलाना तो दूर, उसके हाथ सिर्फ उसी बेल्ट को अपनी गर्दन से हटाने में लगे हुए थे, लेकिन मीठी कस कर उसे खींचे जा रही थी और शांतनु कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि ज़ुबान उसके हलक से निकल ही नहीं रही थी। वहीं उसने बिना सामने की तरफ देखे ही जोर से गाड़ी के ब्रेक लगाए और मीठी ने अब अपनी कोहनी जतिन की गर्दन पर मारी और जतिन की दर्द से चीख निकल गई। जतिन तुरंत मीठी से दूर हुआ तो मीठी ने बिना एक पल गवाए ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर बाहर की तरफ भागने लगी। वो इस वक्त उस ब्रिज पर थी जो उस समुद्र से होकर जाता था। नीचे गहरा समुद्र था और ऊपर ब्रिज पर मीठी लगातार पीछे की तरफ भाग रही थी। जतिन और शांतनु दोनों गाड़ी से बाहर निकले और मीठी की तरफ भागने लगे। उनके लिए मीठी को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गाइस, लास्ट में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। मैं आप सभी स्टोरी लवर को बताना चाहूँगा कि हमारे स्वीट सीजल चैनल पर हम चाइनीज़ ड्रामा स्टोरीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करके वीडियो के साथ दे रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार स्वीट सीजल चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।